हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर आईएएस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 13 जनवरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है राजस्थान में एक जगह की जिसका नाम है बमनवास। कैसे वो फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक पंचायत डिक्लेयर किया गया है, यहाँ पे आपको मैं वो बताऊंगा। क्या क्या दिक्कतें थी यहाँ पे और उन दिक्कतों से कैसे बाहर निकला गया और कैसे फुल्ली ऑर्गेनिक पंचायत डिक्लेयर की गई। फिर मैं आपको बताऊंगा यूपीएससी में कैसे इस पॉइंट के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, कहाँ पे ट्रैप डाला जा सकता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया यूएस रिलेशन के ऊपर। यहाँ पे बताऊंगा यूएस द्वारा एक प्रपोजल लाया गया है इंडिया के लिए, तो अब मैं समझाऊंगा यहाँ पे प्रपोजल क्या है, कैसे यहाँ पे सिलिकॉन इंडस्ट्री या फिर जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो इम्पैक्ट होगी। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है नीपा वायरस के ऊपर। यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे नीपा वायरस के केसेस सस्पेक्ट किए गए हैं वेस्ट बंगाल में, क्या होता है, कैसे फैलता है, इसका क्या इम्पैक्ट, कैसे रोका जा सकता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल एक एडिटोरियल है जो बात करता है आर्टिकल 6 के ऊपर। आर्टिकल 6 विद रेफरेंस टू पेरिस एग्रीमेंट बात होगा। यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा इंडिया ने जो कार्बन मार्केट में एंट्री की है, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करूंगा, एक फ्रेमवर्क आपको मैं दूंगा जिससे आपके दिमाग में एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग बैठ सके और आप उससे वो सारे पॉइंट्स को निकाल सकें जिससे आप उन पॉइंट्स को मेंशन कर सकें अपने मेंस में। नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं जापान ने रेयर अर्थ एलिमेंट को सर्च करने के लिए पुश किया है। मैं आपको बताऊंगा किस जगह पे जापान ने रिसर्च जारी की है, कहाँ पे स्टार्ट कर रखा है। फिर मैं आपको समझाऊंगा इसका क्या ओवरऑल इम्पैक्ट होगा और ऐसा जापान ने क्यों किया है वो भी आपको मैं समझाऊंगा। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आइस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब पहला आर्टिकल आपको मैं एकदम पहले टू द पॉइंट समझाता हूँ, ये क्या है, कैसे हुआ, फिर मैं आता हूँ इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करने पे। पहली चीज़ क्या है, बमनवास कंकर पंचायत है, कहाँ पे, राजस्थान के जो कोटपुतली बहरोर डिस्ट्रिक्ट है उसको स्टेट का पहली विलेज बॉडी की तरीके से सर्टिफाई किया गया है कि वो फुल्ली ऑर्गेनिक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया गया है इस पंचायत के एरिया को, तो इसमें कई सारे हैमलेट्स और पंचायत ने एलिमिनेट किया है जो केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं फार्मिंग से। अब ये चीज़ें क्यों की गई, यहाँ पे पॉइंट ये हो रहा है क्योंकि धीरे धीरे वहाँ पे सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा था, ग्राउंड वाटर फॉल हो रहा था, इनपुट कॉस्ट बढ़ रही थी, तो इस वजह से कुछ एक नया चीज़ करना था, कुछ ऐसा स्टेप लेना था जिससे सभी प्रॉब्लम्स को टैकल किया जा सके। और इन सब में सपोर्ट किया को फार्मिंग फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोसाइटी एंड प्रोड्यूसर कंपनीज ने। और यहाँ पे कैसे हुआ, जो फार्मर्स थे, जो विलेजर्स थे, वो मूव किए फ्रॉम शॉर्ट टर्म यील्ड, मतलब जो तुरंत का तुरंत प्रॉफिट या फिर जिसे बोलते हैं कि एक सीजनल बेसिस पे कि 2 महीने में 3 महीने में क्रॉप चाहिए, उससे वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की तरफ गए, जिसकी वजह से राजस्थान का पहला फुल्ली ऑर्गेनिक पंचायत उसको घोषित कर दिया गया है। अब यहाँ पे आपको मैं पॉइंट बताता हूँ, ये जो कोफेड है या जिसे आप लोग को फार्मिंग फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोसाइटी एंड प्रोड्यूसर कंपनीज कहते हैं, ये बेसिकली फेडरेशन है जो सपोर्ट करता है कम्युनिटी लेड ऑर्गेनिक फार्मिंग को। ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ऐसी खेती करना जहां पे पेस्टिसाइड्स को, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ना करना, वहां पे ऑर्गेनिक मेथड का इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे जो फार्मर ग्रुप्स होते हैं, पंचायत्स होती हैं, उन सब के साथ मिल के काम करते हैं ताकि केमिकल से ऑर्गेनिक सिस्टम पे स्विच किया जा सके। कैसे वर्क करती है, पहले तो कम्युनिटी का मोबिलाइजेशन होता है, मीटिंग्स होती है, कलेक्टिव प्लेजेस होती हैं, एक प्रॉपर कंसेंसस बिल्डिंग की जाती है, फिर मैपिंग की जाती है फार्म्स की जहाँ पे ऑर्गेनिक मेथड को इम्प्लीमेंट करना है, क्रॉप्स की, लाइफ स्टॉक की, और फिर ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको ये सारे काम कैसे करने हैं, कैसे ऑर्गेनिक इनपुट लेके आना है, कैसे नेचुरल पेस्ट कंट्रोल मेथड लेकर के आना है, कैसे कंपोस्टिंग करनी है। नहीं तो जनरली क्या होता है, केमिकल पेस्ट कंट्रोल मेथड्स जो होता है जिसमें पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर तरीके से इम्पैक्ट करता है। फिर क्या होता है, उन सब चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है, सर्टिफिकेशन के द्वारा उसे सपोर्ट किया जाता है और फिर मार्केट के साथ लिंक कर दिया जाता है, जिससे जो फार्मर्स ने ऑर्गेनिक क्रॉप को प्रोड्यूस किया है उनको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनिक मार्केट का प्रीमियम मिल सके, जो भी उन्होंने आउटपुट निकाला है, जो यील्ड निकाला है, उसका एक बेटर प्राइस उन्हें मिल सके। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहां पे इसका इंपैक्ट कैसे होगा। पहली चीज क्या है, सॉइल हेल्थ रिस्टोर हुई है, इनपुट कॉस्ट लोअर हुई है इवेंचुअली, फिर जो ह्यूमन और एनिमल हेल्थ है वो भी इंप्रोवाइज हुई है, इकोनॉमिक गेन्स हुआ है प्रीमियम मिलने पे जो ऑर्गेनिक मार्केट से आता है। धीरे धीरे अब ये क्या हो रहा है, टारगेट किया जा रहा है 300 ऑर्गेनिक पंचायत के ऊपर, जिससे वो
बाकी राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सप्लोर की जा सके, एक्सटेंड की जा सके। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ऑर्गेनिक मार्केट के ऊपर बात हो रही है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पे बात आपको समझ में आ गई। अगर हम बात समझे कि यहाँ पे फुल्ली ऑर्गेनिक के पॉइंट के ऊपर कैसे यूपीएससी ने सवाल पूछा है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या पूछा है, सिक्किम हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट। अब ये स्टेटमेंट तो सही है, अभी 2018 में सवाल पूछा गया था। तो आपसे मैं पूछता हूं, क्या ये नहीं डाल सकते कि बमनवास जो है इसको फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक पंचायत के तरीके का दर्जा मिला है राजस्थान में? सोच के देखिए, क्या नहीं डाल सकते हैं? वो क्या करेंगे, वो रिप्लेस कर देंगे इसको हरियाणा से, तब आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इस वजह से आपको मैं बताया कि यूपीएससी कैसे ट्रैप्स को डालती है। फिर आप अगर ध्यान दोगे कि कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो रेगुलेट करती है एक्सपोर्ट को, तो यहाँ पे क्या है, अपीडा ऐसी अथॉरिटी जिसका नाम क्या है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एज ए सेक्रेटरीट काम करती है। एनपीओपी, एनपीओपी क्या है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। तो ये किसके अंडर में आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता है। और लिख क्या दिया इन्होंने, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे इन्होंने ट्रैप डाल दिया। तो 2 या 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अब नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं इंडिया यूएस रिलेशन के ऊपर। तो इंडिया को इनवाइट किया गया है यूएस के द्वारा कि भैया वो पैक्स सिलिका को ज्वाइन कर लें। अब बेसिकली ये ग्रुपिंग है यूएस के द्वारा लेड की जा रही है, जिसका फोकस है सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स और एआई की सप्लाई चेन को एक्वायर करना। अब ये जो अनाउंसमेंट किया गया है यूएस के एम्बेसडर का जो अराइवल होने जा रहा है, उसके ऊपर ये अनाउंसमेंट हुआ था। अब ये मूव एक तरीके से सिग्नल भी देता है कि किस तरीके से जो स्ट्रैटेजिक और टेक कॉपरेशन है उसको और डीपन किया जा सकता है। बोथ साइड्स रिवाइव करने की कोशिश कर रही हैं, इंडिया और यूएस के जो ट्रेड की डील्स हैं उसका रिवाइवल किया जा सके। ठीक है, अब आपको पता है जो ट्रेड टॉक्स थी या फिर जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, उसमें मेन जो पॉइंट था वो क्या था, जो इंडिया रशियन ऑयल को इंपोर्ट कर रही थी, उसी की वजह से यूएसए ने इतना टैरिफ लगा रखा था। ठीक है, अब अगर पॉइंट बात की जाए पैक्स सिलिका के ऊपर, तो क्या है, पैक्स सिलिका के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन डाल सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पैक्स सिलिका स्ट्रेट अवे। अब आप सोचोगे यार ये पैक्स सिलिका है क्या, तो आप बोलोगे यूएस के द्वारा लेड किया गया स्ट्रैटेजिक टेक कोलिशन है। ये फोकस करता है सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। अब आपको ध्यान होगा कि अरब पीस इनिशिएटिव के ऊपर यूपीएससी ने सवाल पूछा है, तो पैक्स सिलिका भी पूछा जा सकता है। इसका मेन एम क्या है, तो जो सप्लाई चेन है, सप्लाई होती है जो इन सभी एलिमेंट्स की, इन सभी पॉइंट्स की, उसमें जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर वो कम की जा सके। इसको ये किया गया है कि भैया हम लोग बिल्ड करेंगे किसका, जो सिलिकॉन्स होते हैं प्रॉपर तरीके से पीस लाने की कोशिश करेंगे। और जो इनिशियल मेंबर्स हैं उसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया तो ऑलरेडी है, इजराइल, यूएई भी है, साउथ कोरिया, सिंगापुर, यूके, नीदरलैंड और इंडिया को प्रपोज किया जा रहा है कि भैया आप भी जो है नेक्स्ट अप ज्वाइन कर लीजिए पैक्स सिलिका को। क्योंकि मेन उद्देश्य क्या है, चाइना जो डोमिनेट कर रहा है टेक इकोसिस्टम में उसको टैकल किया जा सके। ठीक है, चलिए अब बात की क्यों मैटर करता है, क्योंकि इसका स्ट्रैटेजिक इंपैक्ट काफी ज्यादा होगा। क्योंकि यहां अगर इंडिया इसमें शामिल होगा तो जो टेक बेस्ड जियोपॉलिटिक्स है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात की जाए तो जो एडवांस सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है उसका एक्सेस इंडिया को मिल जाएगा, मेक इन इंडिया बूस्ट हो जाएगा। अगर टेक इंपैक्ट की बात की जाए तो जो चिप डिजाइन में उसमें कोलैबोरेशन, फैब्रिकेशन और जो एआई रिसर्च है उसमें कोलैबोरेशन जब अच्छा होगा तो टेक ट्रांसफर, टैलेंट, आर&डी और इसमें जो बाकी अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी इंक्रीज होंगी। अगर बात की जाए रिसोर्स सिक्योरिटी की तो इसमें क्या होगा, एक प्रॉपर स्टेबल एक्सेस मिलेगा क्रिटिकल मिनरल्स का, जैसे लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ का। और जब इनका एक्सेस मिलेगा तो जो ईवी, रिन्यूएबल, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है जहां पे इन सभी पॉइंट्स की, इन सभी एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती रहती है, वहां पे उनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है नीपा वायरस के ऊपर। और यहाँ पे 2 हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो सस्पेक्ट किए गए हैं कि उनको नीपा वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। अब यहाँ पे केसेस कंफर्म कहाँ किए गए, एम्स कल्याणी में। अब आप ध्यान दोगे, इतना पूरा आर्टिकल पढ़ोगे लेकिन आप इसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या आउटपुट निकाले हो, इसमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो फ्रॉम पेपर पर्सपेक्टिव, तो बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए निकालना। तो मैं आपको डायरेक्टली वही चीज करके दे रहा हूं। पहली चीज क्या है, न्यूज समझिए क्या है। तो न्यूज अगर आप देखो क्या न्यूज में चल रहा है, तो पहली चीज तो नीपा वायरस का जो केस आया है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट
फॉक्स उस पे, ये क्या कहता है, नीपा वायरस क्या होता है। ये बेसिकली एक जूनोटिक वायरल डिसीज है जो एनिमल टू ह्यूमन जाती है। अगर नेचुरल होस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे फ्रूट बैट्स जो होते हैं उसमें नीपा वायरस होते हैं, और फ्रूट बैट्स जिन फलों को खाते हैं फिर उस फल का कंजम्पशन अगर ह्यूमंस करते हैं तो उससे नीपा वायरस फैलने का खतरा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको बात करूंगा फ्रूट ईटिंग बैट के ऊपर भी, जिसे आप लोग फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं, और यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा है वो भी डिस्कस करूंगा। बट पहले बात करते हैं स्प्रेड कैसे होता है। तो बैट टू ह्यूमन होता है, एनिमल टू ह्यूमन होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन भी हो जाता है इसमें, ठीक है। सिम्टम में ऑलरेडी ये सारी चीजें आपको मैंने मेंशन कर दी है, फीवर होगा, हेडेक होगा, एंसेफेलाइटिस होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है। अब बात की जाए कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो अर्ली डिटेक्शन और आइसोलेशन अगर किया जाएगा तो ये कंट्रोल कर सकता है। स्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए इन्फेक्शन कंट्रोल अगर रखा जाएगा, जो रॉ डेट पाम सैप्स होते हैं, मतलब जो आपके रॉ फल होते हैं, उनको कम डायरेक्टली कंज्यूम करने से ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कम फैलती हैं। तो मतलब उनको बॉईल कर दिया जाए, प्रोसेस कर दिया जाए, वो चीज़ें देखना ज़रूरी है। वो तब हो पाएगा जब रैपिड रिस्पॉन्स टीम होगी, जब प्रॉपर उसका सर्विलांस किया जाएगा। अब यहीं पे बात हो रही है फ्लाइंग फॉक्स की, तो इसको कॉन्टेक्स्ट विद नीपा वायरस जोड़िए। तो अब इसका कॉन्टेक्स्ट कैसे नीपा वायरस के साथ आएगा। फ्लाइंग फॉक्स एक लार्ज फ्रूट ईटिंग बैट है जो एज अ नेचुरल रिजर्वॉयर होता है नीपा वायरस का। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्लाइंग फॉक्स को क्यों यहाँ पे डाला गया है। तो फ्लाइंग फॉक्स क्या है, ये वर्मिन कैटेगरी में आता है, ठीक है। वर्मिन कैटेगरी मतलब क्या, आपको याद होगा शेड्यूल 1, 2, 3, 4, ठीक है। वहां पे क्या है, वर्मिन कैटेगरी शेड्यूल 4 में आप देखिए होगे डाली गई है। तो ये क्या होता है, ये इन सब जगहों पे इंडिया, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। ये नीपा इससे फैलते हैं तब जब ये कंटैमिनेटेड फ्रूट्स का कंजम्पशन होता है, किसका, जो ह्यूमंस जब उनको करते हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं है उनको मार ही दिया जाए। मेन चीज़ क्या है कि एक्सपोजर अगर स्टॉप कर दिया जाएगा, अवॉइड कर दिया जाएगा, तो इनको मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी फ्लाइंग फॉक्स की, ठीक है। अब देखिए 24 का क्वेश्चन क्या पूछेगा, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1974। तो आपको पता है कि क्या वर्मिन डाले गए हैं, एब्सोल्युटली। फिर कह रहे हैं इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन ब्लड ऑफ अदर एनिमल। तो नहीं, ये ब्लड और अदर एनिमल नहीं करते, ये क्या करते हैं, ये फ्रूट्स के ऊपर फीड करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट इसमें अगर सही है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है कि फर्स्ट करेक्ट है और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अब कैसे और पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर हम बोलेंगे, हम प्रेडिक्शन करेंगे कि यूपीएससी में यहां से सवाल पूछ सकते हैं इस टॉपिक से करंट के, तो हमें देखना पड़ेगा पास्ट में कि कहां से सवाल, क्या उससे कोई रिलेटिव थीम से सवाल पूछा गया है। तो अब देखिए H1N1 वायरस के ऊपर सवाल पूछा गया था, क्या कह रहे हैं, मेंशन्ड इन न्यूज। तो आपको पता है स्वाइन फ्लू के ऊपर है, तो स्वाइन फ्लू के ऊपर तो और भी सवाल पूछ सकते हैं वो लोग, ऑब्वियस सी बात है। तो अब देखिए 2010 में सवाल क्या पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या कह रहे हैं, एवरी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन इज इक्वली ससेप्टेबल होस्ट फॉर स्वाइन फ्लू। इज इट सो। मैंने हमेशा क्या है, कभी भी कोई भी स्टेटमेंट आपके सामने आता है तो उसमें क्वेश्चन टैग को लगाइए, क्या ऐसा है, यस एब्सोल्युटली। फिर कह रहे हैं एंटीबायोटिक्स हैव नो रोल इन प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ स्वाइन फ्लू। क्या ऐसा है, आप सोच के देखिए, मतलब एंटीबायोटिक्स का कोई रोल होगा इसमें। तो आप देखिए स्वाइन फ्लू क्या एक वायरस है, वायरस में एंटीबायोटिक्स नहीं यूज होती हैं, ठीक है। टू प्रिवेंट द फ्यूचर स्प्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू इन एपिडेमिक एरिया द स्वाइन मस्ट ऑल बी कल्ड। मतलब सब जितने भी यहाँ पे आपको स्वाइन या सुअर दिखेंगे सबको कल कर देना है, मार देना है। क्या ऐसा है, नहीं। तो यहाँ पे 1 और 2 स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है आर्टिकल 16 के ऊपर। अब आर्टिकल 16 जो है किसका, पेरिस एग्रीमेंट का। ये फुल्ली ऑपरेशनलाइज किया गया था COP29 में, जिससे जो क्लाइमेट फाइनेंस है, जो क्लाइमेट चेंज के रिगार्ड में अलग अलग डील होती है, जो कॉपरेशन होता है कंट्रीज के बीच में, उसमें क्लाइमेट से कनेक्टेड जो फाइनेंस की चीज है उसको ऑपरेशनलाइज किया जा सके। मतलब कार्बन मार्केट को ऑपरेशनलाइज करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं, ठीक है। तो यहां पे 89 कोऑपरेशन अरेंजमेंट्स किए गए थे अलग अलग कंट्रीज में अंडर आर्टिकल 6.2। अब ये 58 कंट्रीज में एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब आप ऐसे समझ लो इसको, कार्बन मार्केट क्या होता है, कार्बन मार्केट मतलब एक ऐसी बाजार होगी जहां पे कार्बन को खरीदा बेचा जाएगा। तो जिस भी इंसान ने, जिस भी कंपनी ने कार्बन को ज्यादा बर्न किया है तो उसे
क्या करना पड़ेगा, उससे कार्बन को खरीदना पड़ेगा उससे जिन्होंने कम किया है। तो ये चीज़ तो कंपनी भी हो सकती है और यही सेम चीज़ देश भी तो हो सकता है। एक देश ने ज़्यादा एमिशन किया होगा तो उसे कम देश जिसने मतलब जिस देश ने कम एमिशन किया है तो वहां से लेना पड़ सकता है ना इस चीज़ को। तो तब क्या होगा, कार्बन मार्केट होगा। तो आर्टिकल 6 यही कहता है कि भैया कार्बन मार्केट को इस तरीके से ऑपरेशनलाइज करो कि आपस में अरेंजमेंट्स हो और जो आपका क्लाइमेट चेंज है उसको टैकल किया जा सके। तो उसी के रिगार्ड में 6.2 के रिगार्ड में अलग अलग अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। और फिर क्या हुआ, आर्टिकल 6.4 जो था पेरिस एग्रीमेंट का, जिसमें क्रेडिट मैकेनिज्म की बात की गई थी, उसने क्या किया, एक ऐसा शिफ्ट को मार्क किया। पहले क्या होता था, पहले होता था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक। यहां पे क्या होता था कि हम ऐसा डेवलपमेंट करेंगे जो कि क्लीन रहेगा। बट अब हम इस पे फोकस किस पे कर रहे हैं कि हम धीरे 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 ऐसी मार्केट बनाएंगे जो कि क्लीन भी होगी और अगर वहां पे एमिशन है भी तो उसमें क्रेडिट मैकेनिज्म भी रहेगा। तो अब यहां पे अगर टू द पॉइंट बात की जाए कि व्हाट इज इट, ये है क्या, तो आर्टिकल 16 अलाउ करता है कि कंट्रीज आपस में कोऑपरेट कर सकें ताकि वो अपने अपने क्लाइमेट एक्शंस को एक दूसरे के साथ डिसाइड कर सकें। अगर एक कंट्री रिड्यूस करती है एमिशन को तो जो रिडक्शन वाले एमिशन है या फिर जो रिड्यूस किया हुआ अमाउंट है वो दूसरे को ट्रांसफर कर सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन क्रेडिट, ठीक है। अब वर्क कैसे होता है, वर्क आपको ऑलरेडी बता दिया, 6.2 6.4 के अंडर में इसका वर्क किया जाता है। किस तरीके से यूजफुल होगा ये, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो क्लाइमेट फाइनेंस है मोबिलाइज होगा, टेक ट्रांसफर होगा। आपको याद होगा जब मैं आपको आर्टिकल समझा रहा था, जब पीएम मोदी की विजिट जापान में हुई थी, ठीक है, तो जापान में यही सेम चीज के अंडर में क्या हुआ, जापान ने कहा है कि हम जो क्लीन टेक है इंडिया का उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम अपने टैक्स को ट्रांसफर करेंगे ताकि इंडिया में जब हम टेक को लगाएंगे तो उससे हमें रिटर्न भी मिलेगा, हम अपनी जो कार्बन एमिशन है उसको भी रिड्यूस कर पाएंगे। मतलब इन्वेस्टमेंट जापान से आए, ऐसा टेक आए जिससे इंडिया में भी एमिशन कम हो और इंडिया के जो क्लाइमेट गोल्स हैं उनको भी अचीव किया जा सके, ठीक है। अब बात की जाए कौन कौन से ऐसे प्रायोरिटी एरिया हैं इंडिया में जो आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। पहली चीज क्या है, ऑफशोर विंड स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन। आपको पता है कितने सवाल पूछे गए, मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन लिए भी नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे मैं आपको ऐसे ही बता देना, अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर पूछे गए हैं, फ्यूल सेल के ऊपर पूछे गए हैं। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। फ्यूल सेल पे ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया गया है, इंडिया चाह रहा है कि यहाँ पे हमारा कोऑपरेशन बढ़े। SAF के ऊपर बात हो जिसे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल भी कहते हो, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ये भी आपको पता होगा यहाँ पे क्या किया जाता है, कार्बन को कैप्चर कर दिया जाता है, यूटिलाइज कर लिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है जिससे वो बाहर ना रिलीज हो। तो ये सारे एज अ प्रायोरिटी सेक्टर आइडेंटिफाई किए गए हैं इंडिया के द्वारा ताकि यहाँ पे अगर कॉपरेशन दूसरी कंट्रीज के साथ होगा तो हमारी जो क्लाइमेट की क्राइसिस हैं उसको आसानी से सही से टैकल किया जा सकेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए क्या लिखा है, इतना बड़ा आर्टिकल लेकिन मैंने आपके लिए कट शॉर्ट किया है। पहली चीज है जापान कर क्या रहा है, जापान एक माइनिंग रिसर्च चिप जिसका नाम शिक्यू है, ये क्या कर रहे हैं, इसको भेजा है, कहां भेजा है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए रेयर अर्थ मिनरल को फ्रॉम डीप सी मड। अब ये जो है सवाल उठता है कहां भेजा गया है, तो आप बोलोगे मिनामी तोरी आइलैंड में भेजा गया है इसको। अगर आप मैप पे देखोगे तो ये रहा चाइना। अब यहां पे आप देखिए क्या है, मिनामी तोरी आइलैंड ये रहा, ठीक है। कहां पे होगा, पैसिफिक ओशन में आपको देखने को मिलेगा। सवाल उठता है कि जापान ने ऐसा किया क्यों, क्योंकि जापान रिड्यूस करना चाह रहा है अपनी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर। तो आपके दिमाग में अभी मैंने समझाया था एक जो यूएस के द्वारा लेड किया गया एक कंप्लीट अलायंस जो यूएस लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब आपको मैंने आर्टिकल फर्स्ट समझाया था वही। यहां पे जब डिपेंडेंस रिड्यूस होगी चाइना से या चाइना के ऊपर जो जापान की ओर रखी है तो इससे क्या होगा, जापान का खुद का एक अपनी सप्लाई चेन बिल्डअप हो पाएगी क्योंकि चाइना कंट्रोल कर रहा है मोस्ट ऑफ द ग्लोबल रेयर अर्थ सप्लाई और जो रेस्ट्रिक्शंस हैं एक्सपोर्ट वाले वो काफी टाइटन कर दिए हैं। तो रेयर अर्थ ऑलरेडी बहुत क्रूशल होता है ईवी के लिए, स्मार्टफोन के लिए, और जापान चाहता है कि उसकी इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। तो आपको पता क्या होना चाहिए, कहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पहली चीज बोल देंगे भैया मिनामी तोरी आइलैंड कहां पे है, ठीक। अब ये अबाउट 1900 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ टोक्यो है, जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है ये। अब जापान क्यों कर रहा है वो भी आपको बता दिया, क्या कर रहा है वो भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।